तो आज तक अभी तक अपने पढ़ लिया है कि ट्रांसफार्मर पूर्ण भार पे किस तरह से काम करता है। आज अपन बात करेंगे शरण फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शरण फ्लक्स के बारे में। शरण फ्लक्स, इस शरण फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं भी? लीकेज। आपको इतनी अंग्रेजी आती है कि पानी तो लीक हो गयो। पानी क्यों होना रे? अंग्रेजी आती नहीं आती? वो लीक नहीं होता, वो लीकेज होता है। क्या होता है भी? लीकेज। क्या होता है भी? लीकेज। अब पहले तो आपको पता होना कि चाहिए कि लीकेज है क्या, जो लीकेज फ्लक्स है वो है क्या। अगर अपन उदाहरण के लिए समझे, अगर अपने पास बच्चों देखें एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी से आपने एक टूंटी लगा रखी। क्या लगा रही है भी? और सारा पानी टूंटी के थ्रू आ रहा है, तो क्या आप बोलोगे कि टूंटी लीक होने लग रही है? और अगर पानी टूंटी में से नहीं आ रहा है और कहीं बाहर जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? टूंटी क्या हो रही है? लीक हो रही है। अब बच्चों देखिए, लीकेज का मतलब यहां पर यही है कि आपका जितना भी फ्लक्स है वो जो कोर है उसके साथ लिंक होना चाहिए। जितना भी फ्लक्स पैदा हुआ, जितना भी फ्लक्स है पैदा हुआ कोर में, वो लिंक किसके साथ होना चाहिए? कोर के साथ। ठीक है, उस कोर पर लपेटी कुंडली कुंडली के साथ क्या होना चाहिए? लिंक होना चाहिए। कैसे देखें? अब अपने क्या क्या, जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे काम कर रहा था, ये आपका पड़ा था अपने ट्रांसफार्मर एट नो लोड। अब यहां पर अपने वोल्टेज आरोपित की थी V1। क्या की थी? V। इसके कारण नो लोड धारा कौन सी प्रवाहित हुई थी? IG। ठीक है, अब यहां पर आपके पास नो लोड का मतलब है सिरे क्या है? खुले हुए। और इस समय लोड धारा I2 का मान कितना भी? 0। नो लोड की कंडीशन यही पड़ी थी। अब क्या हुआ, जैसे आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज V1 आरोपित करोगे, धारा I0 का एक घटक है IM। कौन सा है? चुंबकीय धारा, चुंबकन धारा। वो उसके कारण पैदा हुआ चुंबकीय फ्लक्स। उस चुंबकीय फ्लक्स का नाम था φm। क्या था भी? फाई। इस चुंबकीय फ्लक्स का नाम था φm। तो यहां पर आपका अगर इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगा तो ये आपका एन पोल बनेगा, एक बार के लिए क्या बनेगा? एस पोल। तो यहां से आपका चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित हो रहा था φm। ये चुंबकीय फ्लक्स का नाम अपने रखा था φm। रखा था भी इसका नाम? इसका नाम रखा था अपने φm। अब ये चुंबकीय फ्लक्स दोनों वाइंडिंग के साथ कॉमन संयोजित हो रहा था। अरे आ गया, प्राइमरी के साथ भी और सेकेंडरी के साथ, प्राइमरी के साथ भी और सेकेंडरी। ये दोनों चुंबकीय जो चुंबकीय फ्लक्स था वो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ क्या हो रहा था? कॉमन संयोजित हो रहा। अब जैसे अपने ट्रांसफार्मर पर लोड लगाया, क्या लगाया बच्चों देखें? लोड। तो यहां पर अपने क्या लगाया? लोड। यहां पे अपने लगाया भार। जैसे भार लगाएंगे, इस धारा I2 का मान 0 नहीं रहेगा। अभी बताया था ना, इस धारा I2 का मान 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ धारा का मान आएगा। और ये धारा प्रवाहित होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। किसमें होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग। होगी नहीं होगी? ये धारा प्रवाहित होगी सेकेंडरी वाइंडिंग। और डायरेक्शन क्या है देखें, इस टाइप से। यहां से इधर जा रहा है, यहां से इस टाइप। ये धारा प्रवाहित होगी कौन सी वाइंडिंग में? सेकेंडरी। अब तक इससे पहले सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाहित है नहीं हुई थी। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो घेरों की संख्या है वो क्या है? N2। अब धारा प्रवाहित हो रही है I2, और इधर घेरों की संख्या क्या है? N1। है कि नहीं? अब जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी I2, और जैसे घेरे क्या अपने पास है? N2, तो यहां पर एक चुंबकीय वाहक बल पैदा होगा। चुंबकीय वाहक बल, और ये चुंबकीय वाहक बल बराबर होगा N2 और I2। अब इस चुंबकीय वाहक बल के कारण एक खुद का चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, जिसका नाम अपने लिखा था φ2 डैश। φ2 क्या लिखा था? φ2। अब देखिए, ये जो चुंबकीय वाहक बल, जो चुंबकीय फ्लक्स φ2 होगा, वो केवल और केवल सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा। क्या ये प्राइमरी से लिंक होगा? ये प्राइमरी से लिंक है, तो ये दोनों में कॉमन है? नहीं है। ये केवल और केवल कौन सी वाइंडिंग से लिंक होगा? सेकेंडरी वाइंडिंग। किससे लिंक होगा? सेकेंडरी। अब जो देखिए, जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होगा, मान लेते हैं कि इसके डायरेक्शन के अनुसार आपके पास यहाँ एन पोल बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है? एस। अब आपको पता है कि फ्लक्स होता है वो एन से कहा जाता है? एस की ओर। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एन से कहा जाता है? एस की ओर। बताओ, जाता ही नहीं जाता?
अब क्या होगा, ये फ्लक्स आपका जो φ2 फ्लक्स पैदा हुआ वो जा रहा है n से s क्यू। अब जो देखिए ये आपका जो φ2 फ्लक्स है वो जाएगा n से s क्यू। यहाँ n पोल है, यहाँ कौन सा पोल है, s पोल। फ्लक्स कौन सा है, φ2। यहाँ n से कहां जाएगा बाहर, अरे कहां जाएगा, ये फ्लक्स φ2 है, इधर ही फ्लक्स क्या है, φ2। क्या ये फ्लक्स कोर से, क्या फ्लक्स कोर से लिंक हो रहा है क्या, ये तो कोर से बाहर जा रहा है। क्या ये फ्लक्स चालकों से लिंक हो रहा है क्या, ये फ्लक्स चालकों से लिंक है, नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे लिंक नहीं होगा, कुछ फ्लक्स इसका चालकों से लिंक होगा, पर कुछ फ्लक्स क्या होगा, चालकों से लिंक है। तो चालकों से लिंक नहीं हो रहा, क्या वो लीक हो रहा है, अरे लीक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अब लीक हो रहा है। देखो अपना जो जितना अपन चाहते हैं जितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो वो सभी चालकों से लिंक होना चाहिए, उसका 1% भी खराब जाना। इसलिए अपन टूटी में टप टप करता है तो अपन बंद करवाते ना, यार पानी क्या हो रही है, लीक हो रही है, पानी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहे, करते नहीं करते। अब बच्चों देखें यहां से क्या फ्लक्स आपका लीक खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फ्लक्स जो आपकी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो रहा वो आपका है लीकेज फ्लक्स। क्या है, वो है लीकेज फ्लक्स। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा I2 प्रवाहित हुई तो इसके कारण केवल फ्लक्स कौन सा प्रवाहित हुआ, φ2। क्या ये प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक हो रहा है, क्या ये केवल कौन सी वाइंडिंग के साथ लिंक हो रहा है। इसी तरह जब आपने बच्चों देखें अपने क्या कहा, जैसे यहाँ I2 धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ इसमें इसकी भरपाई के लिए एक धारा हो रही थी I1 डैश, अरे आई थी नहीं आई थी, प्राइमरी वाइंडिंग में एक धारा आई थी I1 डैश, जो धारा करने उतरी थी एनकाउंटर किसका, I2 का। किसका एनकाउंटर करने थे, I2 का। अब क्या होगा, इसके कारण भी एक चुंबकीय वाहक बल पैदा हो नहीं होगा। यहाँ घेरे क्या है N1, यहाँ घेरे क्या है N1। अब जब यहाँ घेरे N1 है तो यहाँ पे चुंबकीय वाहक बल पैदा होगा N1 I1 डैश, N1 I1 डैश, अरे होगा नहीं होगा। अब इसके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उसका नाम रख दिया अपने φ1 डैश। क्या किया, अब ये फ्लक्स भी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं हुआ, केवल किसके साथ लिंक होगा, प्राइमरी, क्योंकि ये फ्लक्स दोनों कॉमन है नहीं, ना तो ये लिंक होगा उसके साथ, ना इधर वाला लिंक किसके होगा, इसके दोनों के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स कौन सा था, φm। कौन सा था, φm, जो कॉमन था। अब देखिए अगर अपन यहां पर प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पे आपके पास N पोल इधर बन रहा है, S पोल आपका ऊपर बन रहा है, तो यहां से फ्लक्स बताओ ऊपर की ओर जाएगा नहीं जाएगा। अब ये फ्लक्स कौन सा बताओ, φ1 डैश, और इधर से भी कहां ऊपर की ओर जाएगा नहीं जाएगा, ये फ्लक्स कौन सा है, φ1 डैश। क्या पूरा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों से लिंक हो रहा है क्या, क्या पूरा फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग घेरों से लिंक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा वो होता लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स φ1 भी क्या, φ1 डैश भी क्या हो रहा है, लीकेज, और φ2 भी क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अरे हो जाए नहीं हो रहा। अब बच्चों देखिए हम चाहते थे कि केवल फ्लक्स एक ही पैदा होना था जिसका नाम है φm। क्या है, φm। पर बच्चों देखें जैसे चालकों के साथ जैसे जैसे धारा I1 डैश आएगी और इधर से धारा क्या आएगी I2, तो ये अपना चुंबकीय वाहक बल पैदा करेंगे नहीं करेंगे। जब चुंबकीय वाहक बल पैदा करेंगे तो इसके कारण अपना फ्लक्स पैदा होगा कि नहीं होगा। अब बच्चों देखिए इस फ्लक्स के कारण क्या होता है, ये फ्लक्स केवल प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों से लिंक हो रहा है और ये फ्लक्स केवल सेकेंडरी वाइंडिंग घेरों से लिंक हो रहा है। अब बच्चों देखिए जैसे ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों से लिंक होगा तो बताओ क्या विद्युत वाहक बल पैदा करेगा नहीं करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा। अब इसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग के घेरों में एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। बताओ स्वप्रेरण के कारण क्या, अन्य प्रेरण के कारण, स्वप्रेरण के कारण। तो प्राइमरी वाइंडिंग के चालकों में एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा स्वप्रेरण के कारण, हो जाएगा बच्चों देखें। अब इसी तरह इस सेकेंडरी वाइंडिंग में भी स्वप्रेरण के कारण एक चुंबकीय एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब पहले तो किसके कारण हो रहा था, अन्य प्रेरण, अब किसके कारण होगा, स्वप्रेरण। अब बच्चों देखिए अब अगर आपके पास कोई वोल्टेज आती है, अपने पास क्या आ गई, वोल्टेज। अब बच्चों देखें अगर अपने पास एक वोल्टेज पैदा हो रही है और वो पैदा हो रही है चुंबकीय फ्लक्स के कारण, किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स के कारण, और वो हो रही है स्वप्रेरण के कारण, किसके कारण भी। अब बच्चों देखिए जो वोल्टेज पैदा होगी वो इसमें धारा के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध करेगी। जो वोल्टेज पैदा होगी वो इसमें धारा के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। जो यहाँ वोल्टेज पैदा होगी वो भी इस धारा I2 के परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। अब मैंने आपको एक ऐसा बताया था इंडक्टर और कैपेसिटर में, दोनों में बताओ धारा में परिवर्तन का विरोध कौन करता है, इंडक्टर या कैपेसिटर, इंडक्टर। क्या करता है इंडक्टर। अब जब धारा के परिवर्तन का विरोध होगा तो इसी क्षण फ्लक्स के कारण, इसी क्षण फ्लक्स के कारण तो पैदा हो रही है वोल्टेज, उस पैदा हुई वोल्टेज के कारण क्या हो रहा है, धारा के परिवर्तन में क्या हो रहा है, विरोध। तो इसी क्षण फ्लक्स के कारण एक प्रतिघात बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिघात, जिसे बोलते हैं क्षण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, क्षण प्रतिघात। क्या बोलेंगे, क्षण प्रतिघात।
बताओ समझ में आई है? अब जो क्षण प्रतिघात प्राइमरी वाइंडिंग का है उसे तो बोलेंगे x1, क्या बोलेंगे? जो क्षण प्रतिघात सेकेंडरी वाइंडिंग है उसे बोलेंगे x2। बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो अब आपको पता चला कि क्षण प्रतिघात क्यों पैदा होता है, क्यों प्रेरणिक प्रतिघात पैदा होता है। तो जब आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, प्राइमरी और सेकेंडरी, क्षण फ्लक्स के कारण वोल्टेज पैदा होती है, क्या होती है? वोल्ट। उस वोल्टेज के पैदा होने पर आपका जो ट्रांसफर होता है वो धारा में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। और धारा में परिवर्तन का विरोध करने वाला कारक कौन होता है? प्रतिघात। क्या होता है अभी? और प्रतिघात क्यों पैदा हुआ? लीकेज फ्लक्स के कारण, इसलिए इसे बोलते हैं क्षण प्रतिघात। क्या बोलते हैं? क्षण प्रतिघात। x1। अब प्राइमरी वाइंडिंग है तो क्या है? x1। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? x2। क्या भी? x2। बताओ समझ में आएगी नहीं है? अरे बताओ समझ में आएगी नहीं है? आ गया समझ में? तो अपने पास बच्चों देखें, अब आपके जो प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसमें पैदा हो चुका है क्षण प्रतिघात। प्राइमरी वाइंडिंग क्या लिखेंगे? x1। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या लिखेंगे? x2। इसी तरह प्राइमरी वाइंडिंग में चालक है, उसका होगा प्रतिघात, उसका होगा प्रतिरोध। क्या होगा? उसे लिखेंगे R1। क्या लिखेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध R1। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा R2। क्या होगा अभी? R2। समझ में आ गया? अब जहां पर x और R मिलता है वहां मिलता है Z। क्या मिलता है अभी? Z। उसे बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं अभी? जहां x2 R2 मिलेगा वहां पे भी क्या मिलेगा? प्रतिबाधा। उसे मिलेंगे Z2। इतनी बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा जोर आ रहा होगा दिमाग पे, पर समझ में आएगी। अब मैं लिखूंगा तो समझ में आपको आ जाए। तो देखो, अपने पास क्षण प्रतिघात क्यों पैदा हुआ ये पता होना बहुत है। अभी अपन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सर्किट। क्या पढ़ेंगे? फिर आपको सर ये x1 कहां से आ गया, x2 कहां से आ गया, फिर अपन लिखेंगे R01 भी लिखेंगे, R02 भी लिखेंगे। तो वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इतना समझ में आ गया? चलो अपन इसको लिखते हैं एक बार ताकि और समझ में आए आपको। तो पहले अपन लिख रहे हैं क्षण फ्लक्स क्या है। समझ में आ गया भाई? पहले लिखेंगे क्षण फ्लक्स। जो फ्लक्स वाइंडिंग से संयोजित नहीं होता है, जो लीक होता है, उसे क्या बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वे की प्राइमरी वे सेकेंडरी वाइंडिंग में भार के दौरान, नो लोड पे नहीं होगा अभी, भार के दौरान प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है जिसका कुछ भाग लीकेज होता है। लीकेज होने का मतलब सभी जो जितना फ्लक्स पैदा हुआ चालकों के साथ लिंक नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? लीकेज, जिसे लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। वो हिंदी बोले क्षरण फ्लक्स, जिसे लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। अब इस लीकेज फ्लक्स के कारण, इस लीकेज फ्लक्स के कारण फ्लक्स के कारण प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के चालकों में, के चालकों में स्वप्रेरण के कारण, के कारण
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है जो कि धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। का विरोध करता है। जिसे क्षरण प्रतिघात कहा जाता है। जिसे क्षरण प्रतिघात कहा जाता है। क्षरण प्रतिघात कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया क्षरण प्रतिघात क्या होता है। ठीक है, किसके कारण पैदा हुआ? स्वप्रेरण। अब तो देखिए, अपन ये चाहते हैं, अपन आदर्श रूप से ये चाहते हैं कि जितना भी फ्लक्स पैदा होता है वो सारा का सारा किसके लिंक होना चाहिए? कोर से। किससे लिंक होना चाहिए? कोर। उसमें से बिल्कुल भी लीकेज होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लीकेज नहीं। अब अपन जो अभी जो डायग्राम जितने भी मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये सारे डायग्राम बना रहा हूं मैं कोर टाइप के। किसके टाइप के? कोर। ये जो ट्रांसफॉर्मर संरचना इसे बोलते हैं कोर टाइप। क्या बोलते भी? कोर। पर जबकि ये संरचना काम में ली नहीं जाती, इसमें काम लेता है शेल टाइप। क्या लेते भी? तो उसमें क्या एक ही लिंक पर दोनों लपेटते हैं। तो ये फ्लक्स जितना भी फ्लक्स पैदा हुआ वो बिना लीकेज हुए सारा लिंक किससे होता है? सेकेंडरी से। किससे लिंक होता है? सेकेंडरी। उसमें लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है? जीरो। क्या होता है भी? जीरो। समझ में आ गया मुझे? देखे तो अब आपको पता चला कि लीकेज फ्लक्स क्या है और लीकेज प्रतिघात है क्या है। तो अब इस लीकेज फ्लक्स के कारण प्राइमरी वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात क्या आएगा? x1। और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात क्या आएगा? x2। प्राइमरी वाइंडिंग में चालक है उसका प्रतिरोध क्या आएगा? r1। और यहाँ पे क्या आएगा? r2। यहाँ पे प्रतिबाधा कितनी आएगी? z1। यहाँ पे कितनी आएगी? z2। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिए क्वेश्चन लोगों को समझ में आएगा क्या है। ये क्वेश्चन बताओ, देखो पढ़ो। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक रिसाव फ्लक्स सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स किससे उत्पन्न होता है? अभी मैंने बताया था द्वितीयक धारा I2 से। अगर धारा I2 प्रवाहित हो गई तभी चुंबकीय जब आपका क्या होगा? सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स उत्पन्न होगा। बताया था नहीं बताया था? जब तक अगर आपसे पूछे क्या शून्य भार पे तो क्या लीकेज फ्लक्स पैदा होगा? नहीं होगा। जब तक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित नहीं होगी लीकेज फ्लक्स प्रवाहित नहीं होगा। तो इसका आंसर बताओ क्या लिखें? बी ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। द्वितीयक रिसाव फ्लक्स किस वाइंडिंग से ही लिंक करता है? क्या प्राइमरी से लिंक किया था? तो केवल द्वितीयक वाइंडिंग से। अगला क्वेश्चन देखो। रिसाव फ्लक्स या लीकेज फ्लक्स को म्यूचुअल फ्लक्स क्यों नहीं कहा जाता है? म्यूचुअल तब बोलेंगे जब वो क्या है? दोनों से। बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों वाइंडिंग को लिंक नहीं करता है। लीकेज फ्लक्स केवल एक ही वाइंडिंग से लिंक करेगा, या तो प्राइमरी से या सेकेंडरी से। क्वेश्चन कराना तो समझ में आएगा। प्राथमिक रिसाव फ्लक्स किसके कारण उत्पन्न होता है? प्राथमिक लोड धारा। प्राइमरी वाइंडिंग में जब लोड धारा प्रवाहित होगा नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रिसाव फ्लक्स के कारण उत्पन्न सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का परिमाण सामान्यतः कैसा होता है? क्या पूछ रहे बताओ? ये समझ में आएगा नहीं बताओ। रिसाव फ्लक्स के कारण उत्पन्न सेल्फ, मैंने कहा था ना, देखो सब प्रेरण के कारण होगा। ईएमएफ का परिमाण सामान्यतः कैसा होता है? अब जो देखें, जब आपका सुनो, हाँ अभी जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल इसके कारण पैदा होगा ना, सेल्फ इंडक्शन कारण, वो क्या होगा? मेन से क्या होगा? कम। जितना E1 पैदा हो रहा था उतना पैदा नहीं हुआ, तो उससे क्या होगा? कम। तो मुख्य ईएमएफ से क्या होगा? मुख्य ईएमएफ का छोटा या कम होगा। अगला क्वेश्चन देखो। मैं x1 किसे दिखाता है? प्राथमिक रिसाव रिएक्टेंस। अब इस बार टेक्निकल हेल्पर में रिएक्टेंस लिख रहा था, वो प्रेरणिक प्रतिघात नहीं लिख रहा था, तो थोड़ा सीख लो। इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। अब जो अगला क्वेश्चन देखो। यदि प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग अलग अलग लिंब पर हो तो क्या होगा? अलग अलग लिंब पर है, अलग लिंब, उसमें कोर टाइम बढ़ा था, एक इधर एक इधर, तो अलग लिंब पे तो क्या होगा? रिसाव फ्लक्स कम होगा, रिसाव फ्लक्स बहुत अधिक होगा, दक्षता 100% हो जाएगी, म्यूचुअल फ्लक्स समाप्त हो जाएगा।
अरे क्या हुआ, अगर दोनों अलग अलग लिंब पे हैं तो रिसाव फ्लक्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। कुछ समझ में आई बातें। अब रिसाव फ्लक्स कुछ समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बातें अपने पढ़ी। ये देखो, अगर बच्चों देखें अलग अलग लिंब पे लपेटी गई, इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी पे, ये इधर क्या है, सेकेंडरी। जब अपन शेल टाइप पढ़ेंगे तो दोनों वाइंडिंग एक पे लपेटेंगे, एचयूएलवी कहां लपेटेंगे, एक पे। और एक जो सेंट्रल लिंब में होता है बीच में क्या होता है, बीच। तो उसमें लीकेज फ्लक्स का मान क्या रहता है, कम। यहां तक यहां से लेके यहां तक जाए तो फ्लक्स लीकेज हो जाए, नहीं हो जाएगा, इसमें लीकेज फ्लक्स से होता है ज्यादा। अब तो यहां तक बातें समझ में आ गई, अरे बताओ आई। तो अब अपन क्या पढ़ चुके हैं यहां से वो देखें। अब हम बता रहे हैं तो देखें ट्रांसफार्मर का तुल्य परिपथ। अब तुल्य परिपथ क्यों बनाएंगे वो भी बताना चाहिए आप। कईयों के तो आज बाउंसर से लगने लगे सीधे, लग रहे हैं क्या, आज तो बाउंसर मारे। ट्रांसफार्मर का तुल्य परिपथ, तो मैं क्या करूंगा, तो देखिए आपकी निम्मी की किताब में डिटेल में इतना दिया गया है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो फेल हो जाओगे। उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, फेल होना तो स्वाभाविक है। अब अगर अपन बच्चों देखें ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी दूसरी क्या भी सेकेंडरी। अब इसको अपन अलग अलग कैसे बना सकते हैं, पहले तो वो देखिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अभी अपन ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में इस टाइप से बनाते हैं। एक घटक होता है जिसे बोलते हैं R0, क्या बोलते हैं भी, R, जिसमें आपको लो आनियों को घटक दिखाया जाता है। इसे एक को बोलते हैं X0, जिसके इसे बोलते हैं चुंबकन घटक, क्या बोलते हैं भी, चुंबक। यहां धारा प्रवाहित होती है IM, यहां धारा होती है IE, और इन दोनों में धारा जो प्रवाहित होती है उसे अपन लेते हैं I0, क्या देते हैं भी, I। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ, अरे पढ़ा था क्या। अब देखिए ये आपके पास अपन बना साइड में प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा R1, क्या होगा, R1, और क्षण प्रतिघात बताओ कितना होगा, X1, क्या होगा, X। अब आपको यहां बनाने हैं प्राइमरी वाइंडिंग में घेरों की घेरे बनाने हैं। तो यहां घेरे आपके पास क्या है, N1, क्या है भी, N। अब देखो इधर जो धारा आपके पास प्रवाहित होगी इसका नाम है I1 डैश, क्या है, I1 डैश। और मैंने कहा था अगर अपन इन दोनों का फेजर जोड़ करेंगे तो धारा यहां से कौन सी आएगी, I1, बताया था ऐसा कुछ। और यहां पर आप वोल्टेज आरोपित करो V1, क्या आरोपित करो, V। तो ये प्राइमरी साइड के आपके सारे पैरामीटर, कौन साइड के भी, प्राइमरी साइड, सारे पैरामीटर आगे प्राइमरी साइड के, आगे नहीं आगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या आ गया, R1, क्षण प्रतिघात क्या आ गया, X1। फिर अपन इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा Z, क्या बन जाएगा, Z। प्राइमरी वाइंडिंग में घेरे कितने हैं, N1। अब यहाँ एक धारा कौन सी आई थी, I1 डैश, जो किसका एनकाउंटर करने उतरी थी, I2 का, किसका, I। अगर आप इन दोनों का फेजर जोड़ करोगे तो प्राइमरी धारा क्या बन जाएगी, I1। अब तो इस साइड में आपके पास है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां आपके पास है सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां घेरे अपने पास N1 है। अब इन दोनों के बीच में अगर आपने दो लाइनें देखी होंगे ऐसे, ये दो लाइनें बताते हैं कोर को, किसे बताते भी, कोर को। इन दोनों के बीच में कोर है। तो यहां घेरे हैं N2, क्या भी, N2। अब ये सेकेंडरी साइड है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध होगा R2, क्या होगा, R2। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, X2। और यहां अपन लगाते हैं लोड, क्या लगाते हैं भी, लोड। जब लोड लगाओगे तो यहां धारा क्या आएगी, I2, क्या आएगी भी, I2। समझ में आ गया बच्चों, देखें। तो ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के सारे पैरामीटर आ गए, ठीक है भी। अब अपने बताया था कि ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा प्रवाहित होती है, उसके कितने घटक होते हैं, दो, कार्यकारी धारा I और चुंबकन धारा IM। अब तो मैंने आपको बताया था कि ये धारा आरोपित वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होती है, तो ये जा रही है शंट प्रतिघात में, किसमें, ये जा रही है प्रतिरोध में। तो धारा बताओ प्रतिरोध वोल्टेज, जब धारा प्रतिरोध में जाती है वोल्टेज धारा के बीच फेज एंगल कितना होता है, 0। तो अपने से आरोपित वोल्टेज कलाम बनाया था, ठीक है। ये कुल आरोपित वोल्टेज क्या है, V1, ये धारा क्या आ गई, I1। इन दोनों को जब जोड़ा था तो I1 धारा नहीं आई थी, नहीं थी।
जो अपने बनाए थे फेजर आ रहे, क्या बनाए थे फेजर आ रहे। अब देखिए अपन क्या इस सर्किट को ऐसे काम में ले सकते हैं, इस सर्किट को मिलाना पड़ता है। अपन चाहते हैं सेकेंडरी वाले पैरामीटर भी कहां चले जाएं, प्राइमरी में, और यहाँ प्राइमरी वाले सारे पैरामीटर कहां जाए इसके। यानी अपन क्या करते हैं देखिए, जब भी अपन तांबर हानियों की गणना करेंगे तो क्या तांबर हानियां प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, क्या केवल सेकेंडरी में होती है, तो दोनों में होंगी। और अपन को टोटल ट्रांसफॉर्मर की तांबर हानियां निकालनी है, तो क्या बारी बारी अलग अलग निकालें, एक बार में निकाल दें। एक बार में निकालेंगे तो इसका बनाएंगे तुल्य परिपथ। क्या बनाएंगे, तो अपन क्या करेंगे तो देखिए, ये बीच वाला पोर्शन हटा देंगे सर। तो बीच वाला पोर्शन हटा दोगे तो R2 चला जाएगा R1 के पास। अगर आप सेकेंडरी को लेके जा रहे हो प्राइमरी की ओर, कहां लेके जा रहे हो, तो R2 कहां चला जाएगा R1 के पास। इसी तरह X2 कहां चला जाएगा X1 के पास, कहां चला जाएगा X। तो जब R2 R1 के पास जाएगा तो प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध आएगा। क्या आएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध। जब X2 X1 के पास चला जाएगा तो प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात आएगा। क्या आएगा, प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है भी, अगर आप प्राइमरी वाले को सेकेंडरी को लेके जाओगे, प्राइमरी वाले को, तो जब प्राइमरी वाले को सेकेंडरी को लेके जाओगे तो अब आएगा सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। और अगर प्रतिरोध को लेके जाओगे तो तुल्य प्रेरणिक प्रतिरोध। अभी थोड़ी देर में सुना, अभी समझ में आएगा। ALM चंडीगढ़ में यहां से बच्चों देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसी लाइन, इसी से यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया, अभी आ जाएगा तुम्हें। अब देखिए, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत। प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, R। जब बच्चों देखिए अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो सेकेंडरी को या तो कहां ले जाएंगे, प्राइमरी में, या प्राइमरी को कहां ले जाएंगे, इसके। तो ये बीच वाला पोर्शन अपन हटा देंगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को जब एक साथ देखेंगे तो उसे बोलेंगे तुल्य परिपथ। क्या बोलेंगे, जितने भी आपको बच्चों देखिए प्रैक्टिकल करने हैं, चाहे आपको कॉपर लॉस से निकालने हैं, चाहे आयरन लॉस से निकालने हैं, उस समय निकाले जाते हैं तुल्य परिपथ। किससे निकाले जाते हैं, तुल्य। अब बच्चों देखिए, आपको अभी तो मान सीखने हैं कि कब आपका R01 बनेगा, कब R02 बने। देखो भी, अगर R2 जाता है R1 के घर, R2 किसके घर जाता है, बताओ किसके घर बने जा रहा है, तो क्या R1 अपना नाम बदल देगा क्या, तो अब होगा प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध। क्या हुआ, ये प्राइमरी साइड है नहीं है, पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध था, अब बन जाएगा तुल्य प्रतिरोध। क्या बन जाएगा, और अगर X2 इसके घर पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। समझ में आया क्या, अरे समझ में आ गया। पर अगर उल्टा हो जाए, R1 किसके घर जाए, R2 के, तो क्या R2 अपना नाम बदलेगा, तो अब R2 का नाम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध। और अगर X1 X2 के घर जाएगा तो क्या लिखेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। बातें समझ में आ गई थी। अब तो किसमें किसमें घेरे N1 है, किसमें घेरे N2 है, प्राइमरी में N1 है, इसमें क्या है N2। ठीक है, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप किसी घर पर बिना बुलाए जाते हो, कोई बुलाए तो आपकी इज्जत मनवार करेगा, पर आप बिना बुलाए जाओगे तो आपको बिठाएगा नीचे। क्या बिठाएगा, नीचे। इस बात का ध्यान रखना, बिना बुलाए बुला रहा है तो आपको कहां बिठाएगा, नीचे। इस बात का ध्यान रखना, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताएं प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या लिखेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। अब देखो, जब तुल्य लगाओगे तो यहां लिखोगे R01। क्या लगाओगे, R01। तुल्य लगाओगे तो क्या लगाओगे, R01। वैसे R1 है, पर तुल्य लगाओ तो क्या लग जाएगा, R01। अब देखिए, अब अपने घर पे कौन बैठा है, R1। घर पे कौन किसके जा रहा है, R2। तो जब ये जाएगा इसका नाम चेंज होगा R2 डैश। क्या बन जाएगा इसका नाम, R2 डैश। जब इधर से इधर जाएगा तो इसका नाम बनेगा R2 डैश। अब इस R2 डैश को कैसे लिखेंगे, तो R01 बराबर होगा R1 प्लस R2 किसके घर पे गया है, R1 के, और R1 में कितने घेरे हैं, इसमें कैसे कितने घेरे हैं, N1। इसमें घेरे कितने हैं, N। तो ये क्या बैठ, अब तू मेरे बैठ नीचे, N1 के नीचे कौन बैठेगा, N2 बैठेगा, नहीं बैठेगा, और N1 के नीचे कौन बैठेगा, N। तो ये इसके घर पे गया ना N2। अब इसकी कर दो स्केयर, क्या कर दो, स्केयर। और गया कौन है, R2। क्या कौन गया अभी, R। अब आपने टर्न रेशियो पढ़ा था K1,
के पढ़ा था, के बराबर क्या पढ़ा था आपने, n2 भाग n1, पर आज आपने क्या लिख दिया, n1 भाग n2, तो क्या 1 बटा में के हो जाए नहीं हो जाएगा। तो अब R01 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास, R01 का जो मान हो जाएगा R1 प्लस R2 बटा में के स्क्वायर। तो ये आपका आ चुका है प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य पर, यानी अब आपका बच्चों देखें ये जो प्रतिरोध है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आप इसे धारा से गुणा कर दोगे तो आपको पूरे ट्रांसफार्मर की कॉपर हानियां पता चल जाएंगे। आई स्क्वायर है बेटा, इसको लिख दिया n1 भाग n2 को लिख दिया के स्क्वायर, क्या लिख दिया 1 बटा में के स्क्वायर, तो ये ऊपर आया नहीं आ गया, ठीक है। अब तो देखें इसी तरह अगर अपने x01 को लिखें, क्या लिखें, तो x01 बताओ क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। तो अगर आप x0 को लिखोगे तो ये लिखोगे प्राइमरी वाइंडिंग का, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। अब यहां क्या x1 लिखेंगे x01 लिखें, x01। तो अब बताओ x1 अपने घर पे था, कौन आएगा उधर से, x2 डैश, x2 डैश। अब तो देखिए x1 तो x1 लिखा जाएगा और x2 क्या लिखोगे, n1 भाग n2 का स्क्वायर गुणा में x2। अब ये क्या बन गया, x1 बटा में x2 बटा में के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, ये आपके पास आ गया प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। अब आपका दोनों वाइंडिंग का एक प्रेरणिक प्रतिघात आ चुका है, चाहे वो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड से किधर आ गया सारा, प्राइमरी से। तो अब टोटल प्रेरणिक प्रतिघात क्या हुआ, x1 प्लस x2 बटा में के स्क्वायर। अभी अपने एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो ये बाउंसर लग रहे हैं कईयों को, मेरे को पता है। पर बच्चों देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, जबकि आपकी किताब में कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्मी में छोटी सी लाइन लिखी है इसके बारे में, और वहां से क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता। मुश्किल नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं रहेगा, आपको बहुत आसान है। बस आपको तो घर याद रखना है, कौन से घर से कहां जा रहा है बिना बुलाए, n2 से n1, तो जिसके घर जाएगा वो कहां बिठाएगा उसको, नीचे। अब अगर मैं इस पैरामीटर को सेकेंडरी साइड लेके जाता, प्राइमरी वाले को कहां लेके जाता, सेकेंडरी में, तो अगर प्राइमरी वाले को सेकेंडरी में लेके जाता तो क्या होता, सेकेंडरी वाइंडिंग का बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो अगर अपन द्वितीयक साइड लेके जाएंगे तो द्वितीयक साइड का या द्वितीयक वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध पहले था R2, अब बन जाएगा R02। अरे बढ़िया नहीं बनेगा, R2 तो केवल है सेकेंडरी का, अब R0 लगाओ तो क्या बनेगा, तुल्य बनेगा। अब तो R2 अपने घर पे बैठा ही नहीं बैठा, तो क्या इसके कोई क्षेत्र में फर्क आएगा, पर इस बार R1 जाएगा नहीं जाएगा, बन जाएगा R1 डैश, क्या बनेगा, अब R1 डैश बताओ। अब R1 में घेरे कितने थे, N1, क्या थे N1। अब N1 घेरे वाला कहां जा रहा है, किसके घर पे जा रहा है, तो बताओ कहां बिठाएगा उसको, नीचे, और गुणा कर दो R1 से। N2 भाग N1 क्या पढ़ के आए हो, के, तो के स्क्वायर हो जाए नहीं हो जाएगा, R2 प्लस के स्क्वायर गुणा में R, तो ये आपके पास आ गया सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात, तुल्य प्रतिरोध। समझ में आएंगे, तो वहां पर देखो मैं कहा ऊपर जो जाएगा उसे क्या बिठाना है, नीचे, इतनी बात का आप ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखें इसी तरह, अब बताओ आप सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात, द्वितीयक वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। तो ये अपने पास क्या भी, अब बन जाएगा x02, x2 जहां है वहीं रहेगा, x1 जाएगा तो क्या बन जाएगा, x1 है डैश, x1 है डैश। अब तो x1 किसके घर पे गया है, n2 के,
n2 इसे कहां बैठाएगा, नीचे, n2 भाग n1, क्या कर दो, स्केयर, गुणा किसे कर दो, x1 से। तो यहां पर क्या आएगा, n2 भाग n1 क्या होता है, k होता है, तो x2 प्लस k स्केयर गुणा में x1 डैश, ये क्या आ गया, x02। बताओ समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आया, थोड़ा सा जोर लगेगा तो देखिए, ठीक है भी। सफलता अगर इतनी आसान होती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इतनी आसान होती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लोगों 6 से 7 साल लग जाते हैं एक नौकरी लगने में, ठीक है भी, तब उनको बहुत सारी बधाइयां मिलती हैं, क्या मिलती हैं भाई, बधाई। अब तो देखें, अगर आप ये सारे पैरामीटर इधर लेके जाओगे तो ये बीच वाला एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का एक ही सर्किट बनेगा जिसे बोलते हैं तुल्य परिपथ, क्या बोलते हैं भाई, तुल्य परिपथ। अब यहाँ पर मेरे को आपको क्यों बताने जो थे, अभी अपन थोड़े दिनों बाद अपन लिखेंगे, जब अपन लिखेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट, क्या पढ़ेंगे, तो फिर मैं लिखूंगा R01, फिर आपको सर R01 आज बताओ कहां से आ गया, आपने तो मेरे को बताया नहीं था। अब आज लेके आप R01, पहले बताते हैं R1, फिर बताया आपने X1, फिर R2 और X2, आज क्या लेके आ गए आप, R01। तो R01 और X01 होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात, R02 और X02 होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात। समझ में आएगा बच्चों, देखें अब अगर R और 0 R और X आ गया तो क्या आएगा, Z है, क्या आएगा Z। तो अगर Z01 लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिबाधा, तुल्य प्रतिबाधा। और अगर Z02 लिखे तो सेकेंडरी वाइंडिंग के तुल्य प्रतिबाधा। बताओ समझ में आएगी नहीं है, अपने क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। अब आप निकालने भी सीख जाओ, क्वेश्चन लिखो यहां से, एक ट्रांसफार्मर में R1 बराबर 10 ओम, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 1 ओम, टर्न रेशियो K बराबर, टर्न रेशियो K बराबर 2 हो तो प्राइमरी वाइंडिंग का, तो प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध मान ज्ञात करें। तो प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध मान ज्ञात करें, करो भी, क्या है आंसर बताओ। अब आपको देखो टर्न रेशियो K का मान दे दिया भाई आपको, क्या इस बार 1/K लिखो या K लिखोगे, 1 में K। तो N1 किसके घर पे जा रहा है, अरे N2 किसके घर पे जा रहा है, N1 के, तो N1 भाग है N2, तो इसको लिखा था K, 1 में K। तो बताओ क्या आएगा आंसर, अरे आया नहीं क्या, बहुत आसान है। अरे भाई इतना क्या मुश्किल हो गया यार। R01 बराबर है R1 प्लस R2 डैश, R1 का मान दे रखा है 10 ओम, कितना दे रखा है 10 ओम, R2 का मान दे रखा है 1, क्या दे रखा है 1, इस 1 को भाग देना 2 की स्केयर से, 1/4 हो गया नहीं हो गया, 1/4 का मान होता है 0.25, तो आंसर आएगा 10 पॉइंट, बताओ आंसर आया नहीं है, अरे यही आया क्या। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल प्रतिरोध बताओ कितना हो गया, अरे कितना हो गया 10.25, ऐसे कितना बना था 11, कितना बना था 11, पर अगर आप इसको सेकेंडरी साइड लेके चले, प्राइमरी साइड लेके चले गए तो प्रतिरोध कितना हो गया 10.25। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। तो अब इसमें ये आ गया टोटल प्रतिरोध। अब अगर अपन इसको सेकेंडरी साइड लेके जाए तो बताओ आप, R02 बताओ मेरे को, तो इस बार ये चेंज नहीं होगा, R2 में कोई चेंज है नहीं होगा, और R1 को किससे गुणा करोगे, K स्केयर से, तो R2 का मान कितना है 1 है, और इसका कितना था 10, 10 को किससे करो 2 की स्केयर से,
तो ये कितना हो गया 40, 40 और 1 है 41, ये आ गया R0। अरे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का तुल्य प्रेरणिक प्रतिघात, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का तुल्य प्रतिरोध। तो दोनों साइड के आगे नहीं आगे? अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कुछ? केवल बच्चों देखिए के को याद रखना है। प्राइमरी साइड जाओगे तो के स्क्वायर से भाग दोगे, सेकेंडरी साइड आओगे तो के स्क्वायर से गुणा करो, इतनी सी बात। अब उसको कितने ही घुमाते रहो। अब इसी तरह आपको x1 x2 के मान दे कर दोगे मान? चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो। यदि एक ट्रांसफार्मर में x1 बराबर 10 ओम, x2 बराबर 20 ओम तथा k बराबर 2 हो, तो x01 तथा x02 का मान ज्ञात करें। अब प्राइमरी साइड भी निकालना है और सेकेंडरी साइड भी निकालना है। x01 और x02 का मान क्या करना है? ज्ञात करें। करो भी। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब अगर आपको x01 लेके आना है तो x2 में किसका भाग देना? के स्केयर का। x01 बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 डैश। x1 को सेम लिखो 10, x2 कितना लिखो 20, और 20 में भाग किसका दे दो? 2 की स्केयर, 2 दूनी 4, 10 और 5 है। अब अगर आप इसको सेकेंडरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? x02 x2 प्लस x1 डैश। x2 कितना है 20, x1 कितना है 10, 10 को गुणा करो 2 की स्केयर से, ये कितना हो गया 40, और ये कितना आ गया 60। ये आता है। ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, वहां 15 हो गया, यहाँ कितना हो गया 60। ये प्रेरणिक प्रतिघात के बारे में आपको बच्चों पता होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो फिर आपको कहते हैं कि सर x01 x02 कहाँ से लेके आए आप? जब अपन वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, सब में यही चलेगा बाद में। तो दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध है, दोनों वाइंडिंग का प्रेरणिक प्रतिघात है तो तुल्य प्रतिघात है, और दोनों वाइंडिंग की प्रतिबाधा है तो क्या है? तुल्य प्रतिबाधा है। तो थोड़ा सा बच्चों सीख लेना कोशिश करके, सीख लोगे? ठीक है, सीख लेना, क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाया तो इसको सीखना आप, ठीक है? नहीं तो फिर रट्टा तो तुम मार ही रहे हो।